छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, हम आज इन्हें जानेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य कालीन छत्तीसगढ़। तो ये सब आप थ्योरी है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। इसे मैं आपको डिटेल्स में पहले समझा दूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो थ्योरी दिया है मैं उसे यहाँ समझाती हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप इसमें एडजस्ट कर लें। जैसे ये हमारा भारत का मैप है, और जब मौर्य काल था तो उस टाइम जो है भारत जो है 5 प्रांतों में बटा हुआ था। यहाँ पर दिख रहा है, ये जो इसे इस साइड है इसे कहते थे उत्तरापद। इसे क्या कहते थे? उत्तरापद। इसे उत्तरापद कहते थे। और जो नीचे है उसे कहते थे, ये वाला साइड, ये जितना दिख रहा है ये, इसे कहते थे दक्षिणापद। दक्षिणापद। और ये इसे कहते थे प्राची, और इसे कहते थे कलिंग प्रांत। कलिंग, इसे कलिंग प्रांत कहते थे। और इसे कहते थे अवंती। इसे कहते थे अवंती। तो भारत जो है 5 प्रांतों में बटा हुआ था जब मौर्य काल चल रहा था। जो ऊपर है ये है उत्तरापद। ऊपर के भाग को कहते थे उत्तरापद, नीचे को कहते थे दक्षिणापद। यहाँ था प्राची, और यहाँ कलिंग प्रांत था, और यहाँ था अवंती। तो ये हो गए 5 प्रांत जो मौर्य कालीन में बटी हुई थी। तो यहाँ पर भी हम उसी ड्राइंग को देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये यहाँ दिया गया है, उत्तरापद दिया गया है, नीचे दक्षिणापद दिया गया है, और यहाँ दिया गया है कलिंग प्रांत, यहाँ प्राची, और यहाँ अवंती दिया गया है। तो जैसे यहाँ दिया है उत्तरापद, नीचे दक्षिणापद दिया गया है, यहाँ कलिंग प्रांत, प्राची और अवंती। तो उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, और दक्षिणापद की राजधानी थी स्वर्णागिरी। और ऊपर की थी तक्षशिला, नीचे की थी दक्षिणागिरी, मतलब दक्षिणापद की राजधानी थी स्वर्णगिरी। अब यहाँ पर है कलिंग प्रांत जिसकी राजधानी तोसली थी, प्राची थी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तो पहला उत्तरापद, दूसरा दक्षिणापद, तीसरा प्राची, चौथा कलिंग प्रांत, और इधर था अवंती। चलो कोई नहीं, थ्योरी भी पढ़ लेनी चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समूचा प्रांत जो है, समूचा भारत जो है 5 प्रांतों में विभक्त था। जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है प्राची के अधीन था। उत्तरी वाला था प्राची के अधीन आता था, किंतु मध्य एवं दक्षिण कलिंग प्रांत के अधीन आती थी। मध्य एवं दक्षिण जो है कलिंग प्रांत के अधीन आती थी। विभिन्न ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार मौर्य काल में छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। शेष छत्तीसगढ़ का भाग कलिंग प्रांत का हिस्सा था, किंतु अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का भाग बना। हालांकि अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती है। इसको समझाती हूँ अब। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो मौर्य काल में हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग प्राची प्रांत के अंतर्गत आता था। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये देखो, ये वाला भाग जो है हमारा, ये जो हमारा भाग है, एक सेकेंड, ये हमारा जो भाग है, ये जो खाली स्थान नहीं है, ये जो हमारा प्राची प्रांत के अंतर्गत जो है आ रहा है, ये प्राची के अंतर्गत आ रहा है ना, ये प्राची के अंतर्गत आ रहा है ये वाला। तो इसमें कहा गया है कि हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग जो है, छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग प्राची प्रांत के अंतर्गत आता था, किंतु मध्य एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ कलिंग प्रांत के अधीन आते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है जितना भी भाग है ये वाला, ये सब कलिंग प्रांत के अंतर्गत आता था। अब कहा गया है कि जो मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार मौर्य काल में छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था और शेष भाग कलिंग प्रांत का हिस्सा था, किंतु अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही मौर्य साम्राज्य का भाग छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का भाग बना। अब मौर्य साम्राज्य का भाग कब बना? जब अशोक ने कलिंग विजय की तब बना। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने तो नहीं की थी यहाँ, तो उस टाइम नहीं था। और जब छत्तीसगढ़ तब बना जब अशोक ने जो है कलिंग विजय किया। बस उस थ्योरी में इतना ही बताया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं जो अशोक कालीन छत्तीसगढ़ में मौर्य कालीन अन्य साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तो पहले बात करते हैं हम सिक्के की। तो जैसे सिक्के की हमें अगर याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे? ये आपको हमारा जितना थ्योरी दिख रहा है इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक अच्छे से समझा दूँगी एक ब्लैक पेज में। तो मैं अभी आपको यहाँ समझाती हूँ जो वहाँ समझाया गया है यहाँ पे। तो उसमें हमें क्या समझाया गया है? उसमें हमें समझाया गया है कि जितने भी मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हैं? छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में।
मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हैं? तो सबसे पहले याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, SGS एस याद रखना, शक्ति। शक्ति है, जिले का नाम है जांजगीर चांपा, जांजगीर, और ये है सारंगगढ़। तो हमें पता है, यहाँ से आप ये याद कर लेंगे, एस से शक्ति है, जे से जांजगीर चांपा है, और एस से सारंगगढ़ है। एस से शक्ति, जे से जांजगीर, एस से सारंगगढ़। अब शक्ति तो है, लेकिन शक्ति में कहाँ पाया जाता है ये हमें देखना है अब। तो अब हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिखूँगी, अरे यार एक सेकेंड। यहाँ जैसे SJS, यहाँ से शक्ति, जांजगीर और सारंगगढ़। तो जांजगीर, शक्ति, जांजगीर और सारंगगढ़ हो गया। अब शक्ति में याद रखना है ठठारी से प्राप्त हुआ है शक्ति की। जांजगीर चांपा से है अकलतरा, और सारंगगढ़ से है देवगांव है और बारगांव है। देवगांव और बारगांव याद रखिएगा, देव और बारगांव दोनों अलग अलग है ना, फिर देवगांव और बारगांव इतना याद रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, SGS से याद रखना है। तो S से शक्ति से ठठारी में पाया जाता है शक्ति के। J से जांजगीर चांपा के अकलतरा में, और S से सारंगगढ़ के बारगांव से पाया जाता है, सिक्के पाए जाते हैं। और क्या से सिक्के प्राप्त हैं? तो आहत सिक्के यहाँ से प्राप्त हैं। अब उसके बाद ये इतना तो याद हो गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है। आहत सिक्के तो हमने देख लिया कहाँ पाए जाते हैं। अब एक आहत जो है मुद्रा होती है, उस सिक्के से अलग होती है आहत मुद्रा, जो चांदी से बनी होती है। और छत्तीसगढ़ में ईसा पूर्व दूसरी सदी के मौर्यकाल सिक्के पाए जाते थे। दूसरी सदी में जो है मौर्यकालीन सिक्के पाए गए ये, और जिन्हें आहत मुद्रा या पंचमार्ग की मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्राएं क्या की बनी होती है? तो ये मुद्रा जो है चांदी की बनी होती है। ये मुद्राएं जो है चांदी की बनी होती हैं, और इनकी जो मतलब ये आहत मुद्राएं कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना, रायपुर में पाई जाती हैं। रायपुर के कहाँ? आरंग है, उड़ेला है, और एक गांव है तारापुर। आरंग, उड़ेला और तारापुर। 1 सेकेंड। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा, SGS शक्ति के ठठारी से प्राप्त है, जांजगीर चांपा के अकलतरा से प्राप्त है, सारंगगढ़ के बार और देवगांव से प्राप्त है। उसी प्रकार जो है आहत मुद्राएं जो है रायपुर में पाई जाती हैं। और रायपुर की किन किनों से? तो आरंग है एक, उड़ेला है, और एक है तारापुर। तो इन 3 गांव से जो है पाई जाती है, इन 3 गांव में जो है पाई जाती हैं। अब एक चीज़ और याद रखने वाली है कि इनकी खोज जो है किसने की थी? तो रमेंद्रनाथ मिश्र की बात करें तो इनकी खोज की बात करें तो रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था 1969 से 70 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, 1969 से 1970 ईसा पूर्व के बीच में उन्होंने जो है खोज की थी, रमेंद्रनाथ मिश्र ने। हाँ, तो रायपुर के कहाँ पाए जाते हैं? रायपुर के उड़ेला, आरंग और तारापुर में ये पाए जाते हैं। और रमेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी 1969 से 1970 के बीच में। अब जैसे ये वाला साक्ष्य तो हो गया। पहला साक्ष्य हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। पहला हमने पढ़ा है कि सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हैं। तो हमने पढ़ा SGS से शक्ति से है, ये शक्ति, और इसके बाद है ये जांजगीर से है, और ये है सारंगगढ़ से प्राप्त है। तो वो शक्ति के ठठारी से है, और जो जांजगीर चांपा है उसका अकलतरा है, और जो सारंगगढ़ है बार और देवगांव से है। अब उसके बाद हमने पढ़ा आहत मुद्राएं पाई गई जो रायपुर में है। रायपुर से कौन कौन से हैं? तो तारापुर है, उड़ेला और आरंग है, यहाँ से पाई जाती हैं। और जो रवींद्रनाथ मिश्र ने उनकी खोज की थी 1969 से 70 ईसा पूर्व के बीच। इसके बाद हमें जो रिवीजन करना चाहिए कुछ और हैं। अब तो ये सिक्के हो गया, और कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं मौर्यकालीन के, तो हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। यात्रा वृतांत की बात करें तो यात्रा वृतांत की हम यहाँ बात करते हैं तो वैनसान आया था। चीनी यात्री वैनसोंग की यात्रा विवरण के अनुसार अशोक ने यहाँ अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। तो अशोक ने यहाँ बहुत से बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, जैसे तुरतुरिया में कराया। तुरतुरिया के बरोदा बाजार नामक स्थान पर मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का विहार है, जहाँ बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो है विद्यमान है। तो याद करने वाली एक ही चीज़ है इसमें
कि अशोक ने तुरतुरिया में, कहाँ पर है बलौदा बाजार। यात्रा वृतांत में बस इतना जानना है कि एक यात्री आया था वैंग सॉ, जिसने जो है यात्रा किया था, और उन्होंने बताया कि अशोक ने जो है कहाँ पर, तुरतुरिया जो बलौदा बाजार में है, वहाँ पर जो है बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाए थे। जो अशोक है वहाँ बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, और यह जो है बौद्ध भिक्षुओं का विहार था जहाँ बुद्ध की विशाल प्रतिमा विद्यमान थी। तो ये हो गया यात्रा वृतांत। अब नेक्स्ट है, अब अभिलेखीय साक्ष्य भी है। तो अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें तो यहाँ जितने भी दिए गए हैं इनको छोड़ो, अब इन्हें एक अच्छे से वो मैं बता देती हूँ, ये इसे आप पढ़ लेना। तो हमने पहले देखे थे सिक्के के बारे में, उसके बाद देखे थे हमने जो है यात्रा वृतांत। अब देखते हैं कुछ अभिलेख हैं कुछ, तो कुछ अभिलेख के बारे में देखेंगे अभी। तो एक अभिलेख है जोगीमारा की गुफा में। जोगीमारा की गुफा में है। ये कहाँ पर है? ये है सरगुजा में है, रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा में कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी पर। तो ये अभिलेख है, कहाँ है? जोगीमारा की गुफा है, एक अभिलेख है जहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य मिलते हैं, जो है सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या क्या है जोगीमारा की गुफा में? तो इसमें सबसे पहले हमें जो है एक प्रेम कथा मिलती है देवदत्त और देवदासी सुतनुका, और देवदत्त की और देवदासी सुतनुका, देवदत्त और देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रेम कथा इसमें वर्णित है। तो इसमें एक याद करने वाली चीज़ है, पहला तो इसमें देवदत्त उसकी प्रेम कथा मिलती है, और जो वो लिखी गई है उसकी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि में है, और जो भाषा है वो भाषा है पाली भाषा। भाषा क्या है? पाली भाषा, और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि में है। प्रेम प्रसंग लिखी गई है, प्रेम के बारे में उनके लिखा गया है। इसे जो है वरुण का मंदिर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वरुण का मंदिर। इसे वरुण का मंदिर भी कहते हैं। और इसमें है इसकी जो खोज जो है कर्नल जो है आउसले ने की थी। कर्नल आउसले ने की थी 1848 में। तो इसमें बस याद करने वाली एक चीज़ है कि जो जोगीमारा की गुफा है वहाँ एक जो है जोगीमारा की गुफा में एक प्रेम प्रसंग पाया गया जो देवदत्त और सुतनुका की थी, और वो उसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि में और भाषा पाली में लिखी गई थी, और इसे वरुण का मंदिर भी कहते हैं। इसकी खोज जो है कर्नल आउसले ने 1848 में की थी। और एक चीज़ याद रखना है इसमें कि यह जो है अजंता एवं बाघ भित्ति के समकक्ष थी। और एक और चीज़ है कि अवलोकनकर्ता थी कैप्टन टी ब्लस। अवलोकनकर्ता थे कैप्टन टी ब्लस। ये थे अवलोकनकर्ता थे कैप्टन टी ब्लस थे। तो बस इसमें इतना ही जानना है, एक बार और रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले है अभिलेखीय साक्ष्य में, तो ये थे जोगीमारा की गुफा। ये कहाँ है? सरगुजा में कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़। जो यहाँ पर देवदत्त है, देवदत्त और देवदासी की प्रेम कथा है। और भाषा क्या है उसकी? भाषा है उसकी पाली, और लिपि क्या है? लिपि उसकी है ब्राह्मी। खोज किसने किया था? तो खोज किया था कर्नल आउसले ने। कब किया था? 1848 में। और टी ब्लस ने जो है इसका अवलोकन है इसका कैप्टन टी ब्लस ने किया था 1904 में। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि इसमें क्या याद रखना है, इसमें बस इतना रखना है कि जो जोगीमारा की गुफा है वो सरगुजा में है और रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ देवदत्त और देवदासी सुतनुका की प्रेम कहानी लिखी गई है, मतलब लिखा हुआ है वैसे गुफा में।
और इसे जो है इसमें जो है इसकी भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी है। खोज क्या है, कर्नल आउस्ले ने 1848 में अवलोकन करता थी। कैप्टन टिबलस 1904 में किया था। एक और चीज़ है इसमें याद रखने के लिए, इसे जो है वरुण का मंदिर भी कहते हैं, वरुण का मंदिर, इसे वरुण का मंदिर भी कहते हैं। अब ये हो गया अभिलेखीय साक्ष्य, और एक है नाट्यशाला भी है सरगुजा में। तो नाट्यशाला की बात करें, एक सेकेंड, तो सरगुजा में है नाट्यशाला। तो नाट्यशाला की बात करते हैं हम, तो सरगुजा में है एक जैसे अभिलेखीय साक्ष्य मिले, अब एक नाट्यशाला भी है, जिसे कहते हैं सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा, ये एक नाट्यशाला। इसे जो है यह ना एक प्राचीन जो है नाट्यशाला है, प्रस्तर या प्राचीन, यह प्राचीन है, सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला की संज्ञा जो है इस गुफा को दी गई है, प्राचीन नाट्यशाला विश्व की होगी, ठीक है ना। और इसमें जो है ये भी जो है रामगढ़ की पहाड़ी पर है, रामगढ़ की पहाड़ी पर है सरगुजा। और यह जो है इसकी भी खोज जो है कर्नल आउस्ले ने ही की थी 1848 में, याद रखना। और इसका अध्ययन जो है, इसका अध्ययन क्या था, कैप्टन टी ब्लस ने, नहीं सॉरी, इसका अवलोकन भी उन्होंने किया था, जो उसमें किया था कैप्टन टी ब्लस। और जो अध्ययन करता है वो थे संतलाल कटारी, संतलाल कटारी ने किया था। तो इसमें याद करने वाली कौन कौन सी बातें हैं, तो यहाँ सीता बेंगरा कहाँ है, सरगुजा में, कहाँ है, रामगढ़, विश्व की माना गया है प्राचीन नाट्यशाला। खोज किसने किया था, कर्नल आउस्ले, सन वही है। और एक चीज़ है, इसका अध्ययन किया था संतलाल कटारी ने, अध्ययन किया था संतलाल कटारी ने। अब बस इसमें इतना ही जानना है कि रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, यह जो है रामगढ़ की पहाड़, यह सीता बेंगरा जो है सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी में है। इसे जो है विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला का जो है संज्ञा दिया गया है। खोज कर्नल आउस्ले, अध्ययन करता संतलाल कटारी थी। अब कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं, तो अशोककालीन एक मूर्ति मिली हुई है, जो कहाँ है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पर। मान के चलो छत्तीसगढ़ का नक्शा है। तो जैसे ये है, ये MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और ये है कोरिया, ये तो कोरिया है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर है, ये MCB है, MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यहाँ पर जो है एक अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुई है, कोटाडोल कहते हैं यहाँ, कोटाडोल जो MCB में है, वहाँ जो है अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुई है, वो क्या है, अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुई है कोटाडोल से। और कुछ अन्य साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, कपाट, कुछ अन्य साक्ष्य यहाँ पर लिखते हैं, एक सेकेंड, अन्य साक्ष्य। तो MCB से अशोककालीन मूर्ति पाई गई। और उसके बाद है अन्य साक्ष्य की बात करें, तो यहाँ पर अन्य साक्ष्य में कोटाडोल से जो है MCB में है, कोटाडोल से अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और कपाटपुरम से जो है सरगुजा में है, अशोक की जो है लाठ या स्तंभ प्राप्त हुआ है कपाटपुरम से। मल्हार से तांबे और शीशे की ढली हुई मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और बंदरगाह जिसे लोधी भी कहते हैं, तो सिरकट्टी के पास जो है मौर्यकालीन बंदरगाह की प्राप्ति हुई है।
अन्य साक्ष्य की बात करें तो कोटाडोर एमसीबी से अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कपाटपुरम सरगुजा से जो है लाट प्राप्त हुई है या स्तंभ। अशोक का मल्हार से तांबे और शीशे की ढली हुई मुद्राएं और बंदरगाह या लोधी जो है सिरकट्टी से प्राप्त हुई हैं। अब नेक्स्ट कल दूसरा वंश देखेंगे।